Hello friends, welcome to our YouTube channel Enlighten CA, and today we are going to cover input tax credit rule number 36, which is mentioned CGST rules 2017. Rule 36 says documentary requirement and condition for availing input tax credit. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग आईएसडी, जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है और आईएसडी दोनों हमारे इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 मीन्स इनवॉइस इन क्लॉज बी क्या कहता है? Invoice issued in accordance with the provision of clause F of subsection 3 of section 31 subject to payment of tax means अगर हम आरसीएम के केस में कुछ भी किसी से भी परचेजेस करते हैं या कुछ ऐसी सर्विसेज लेते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में हमें सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी सेल्फ इन्वॉइसिंग दोनों केसेस में कंपल्सरी है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड। पर हम आईटीसी ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 के केस में, अनरजिस्टर्ड के केस में अगर हमने सेल्फ इन्वॉइसिंग की है तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं अपने सीजीएसटी एक्ट से। इसका क्लॉज है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और 4 ऑफ सेक्शन 9 shall issue invoice in respect of goods or service or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or service or both मीन्स अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी खरीदता है तो उसे सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी होगी और उसके बेसिस पे वो अपना आईटीसी ले सकता है। नाउ डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर, कोई अगर डेबिट नोट इशू करता है सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग बिल ऑफ एंट्री या फिर आईएसडी का इनवॉइस या फिर उसका क्रेडिट नोट और एनी डॉक्यूमेंट मीन्स इनवॉइस हो गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने कुछ परचेजेस किए हैं वो हो गया, डेबिट नोट के बेसिस पे बिल ऑफ एंट्री और आईएसडी के इनवॉइस और आईएसडी क्रेडिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय आईएसडी। सब रूल 2 input tax credit shall be availed by registered person only if all the following particular as specified in provision of chapter 5 are contained in the said document and the relevant information as contained in the said document is furnished in form GSTR 2 by such person। GSTR 2 is not applicable provided, इसका proviso क्या है? Provided that if the said document does not contain all the specified particulars but contain the detail of amount of tax charge, description of goods, total value of supply of goods or service or both, GSTN of supplier and recipient and place of supply in case of interstate supply, input tax credit may be availed by such registered person। मीन्स अगर उसके इन्वॉइसेस पे सब चीज़ें मेंशन ना भी हों, अगर उसके इन्वॉइसेस पे ये 6 चीज़ें मेंशन है तो वो क्रेडिट मिल सकता है। वो 6 आइटम्स क्या हैं? जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट 2, थर्ड हमारा हो गया सप्लाई डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, फोर्थ टैक्सेबल वैल्यू, फिफ्थ टैक्स component tax charge means, and sixth in place of supply in case of interstate supply। सब रूल 3 क्या कहता है हमारा? No input tax credit shall be availed by registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of fraud, willful misstatement or suppression of fact। हम अगर हमने किसी ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ पैसे पे किए हैं तो हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सब रूल 4 input tax credit to be availed by registered person in respect of invoice or debit note, the detail of which has not been uploaded by supplier under subsection 1 of section 37 shall not exceed 10% of eligible credit availed in respect of invoices or debit note, the detail of which has been uploaded by supplier under subsection 1 of section 37 means कुछ ऐसे इन्वॉइसेस भी हैं जो कि हमारे सप्लायर ने अपलोड नहीं किए तो हम उसका क्रेडिट भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट जो कि हमारे लिए एलिजिबल है और जिसके क्रेडिट इसके इन्वॉइसेस सप्लायर ने भी अपलोड किए हैं। अर्लियर ये पहले 20% था और ये हमारा आया था नोटिफिकेशन
49/2019 और ये हमारा क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस हुआ था 9 अक्टूबर। और यही हमारा क्लॉज, इसमें पहले 20% का क्लॉज होता था, जो कि हमारा 1 जनवरी हमारी ये फिगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हैं 20% से 10%, जो कि हमारी 1 जनवरी 2020 से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया था। इसकी नोटिफिकेशन नंबर 75/2009 है, जो कि इशू हुई थी 26 दिसंबर 2019 को। अब ये कहता है इसमें प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट सेड कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड February, March, April, May, June, July, August 2020 and the return in form GSTR 3B for the tax period 2020 September 2020 shall be furnished with cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above। मीन्स जो ये 10% वाला क्लॉज है, आप वो ड्यू टू कोविड-19 इसका हमें हर महीने करने की इसे रिक्वायरमेंट नहीं थी फॉर द पीरियड ऑफ February to August 20। गवर्नमेंट ने कहा आप इसको ये कितने मंथ्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 महीने का इफेक्ट आप सितंबर 2020 के रिटर्न जो फाइल करोगे उसमें ले लेना। और इसके ऊपर इट मीन्स इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर हमने एक्सेस ले लिया हो तो। अब नाउ नीड टू क्विक रिवाइज सेक्शन, वी हैव डन अर्लियर सेक्शन 16, नाउ वी आर कवरिंग रूल नंबर 36। हमारा डॉक्यूमेंट्री क्या क्या रहेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे क्रेडिट मिलेगा, इनवॉइस, आरसीएम के केस में अनरजिस्टर्ड का इनवॉइस जो कि हम इशू करेंगे एज अ रिसिपिएंट फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग क्रेडिट, डेबिट नोट ले सकते हैं, बिल ऑफ एंट्री और आईएसडी का इनवॉइस। हमारी 5 आइटम्स हैं। सब रूल 2 क्या कहता है हमारा, अगर हमारे पास इनवॉइसेस पे सारी इनवॉइसेस की कंडीशन स्पेसिफाई नहीं भी हैं तो उसमें 6 चीज़ें होंगी तो आप आईटीसी मिल जाएगा। क्या है, नंबर 1 जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, नंबर 2 जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट, थर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई, फोर्थ हमारा टैक्स चार्ज होना चाहिए, फिफ्थ क्या है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्सेबल वैल्यू, सिक्स क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। और सब रूल 3 क्या कहता है, अगर हमने किसी डिमांड के अगेंस्ट पेमेंट किया तो उसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। सब रूल 4 कहता है कि हमें उन इन्वॉइसेस का जो कि सप्लायर ने अपलोड नहीं किए उसके लिए हम 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी जिनका क्रेडिट सप्लायर ने अपलोड किया है उस मीन्स अगर सप्लायर ने हमारा 10% सप्लायर ने हमारे 100 इन्वॉइसेस अपलोड किए हैं और हमारे बुक्स में 120 इन्वॉइसेस हैं, तो 100 इन्वॉइसेस की वैल्यू 1 लाख है और 120 की वैल्यू 1,20,000 है, तो हम कितना आईटीसी ले सकते हैं 1 लाख इंटू 10% मीन्स 1 लाख प्लस 10% 110%, 1,10,000 का इन्वॉइस 1,10,000 का क्रेडिट ले सकते हैं मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 1,20,000। इससे एक्सीड नहीं करेगा जो 10% का क्लॉज है। ड्यू टू कोविड-19 गवर्नमेंट ने February 20 से लेके अगस्त 20 की जो एडजस्टमेंट हैं सेक्शन रूल 36(4) की, गवर्नमेंट ने कहा आप सितंबर 2020 में कर दो और इसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Rule 37 Sub Rule 1, a registered person who has availed input tax credit on any inward supply of goods or service or both but fails to pay to the supplier thereof the value of such supply along with tax payable thereon within a time limit specified under second proviso to subsection 2 of section 16। वो टाइम लिमिट क्या है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अगर हमने सप्लायर को पेमेंट नहीं की तो हमें क्या करना होगा, अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा और विद इंटरेस्ट, ये उसी के बारे में बताएगा। शेल फर्निश द डिटेल ऑफ सच सप्लाई द अमाउंट ऑफ वैल्यू नॉट पेड एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और प्रोपोर्शनेट टू सच अमाउंट नॉट टू द सप्लायर इन GSTR 2 of the month immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice। मीन्स वही 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अगर हमने सप्लायर को पेमेंट नहीं की उसके बारे में बताएगा। प्रोवाइडेड दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड without consideration as specified in schedule 1 of the said act shall be deemed to have been paid for the purpose of second proviso to subsection 2 of section 16। मीन्स आप सब लोगों को पता होगा जो हमारा शेड्यूल 1 है वो विदाउट कंसिडरेशन
हमारा सप्लाई माना जाता है, और विदाउट कंसिडरेशन हमें किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ता। उस केस में हमारा ये माना जाएगा शेड्यूल 1 की जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमने फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की हमने सप्लायर को पेमेंट कर दी है। मीन्स उन ट्रांजेक्शन्स पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का ये सेकंड प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एनी अमाउंट added in accordance with provision of clause B of subsection 2 of section 15 shall be deemed to have been paid for the purpose of second proviso। मीन्स जो एडिशनल हमारी सेक्शन 15 वैल्यूएशन से रिलेटेड है उसमें जो भी हमारे एडिशंस होते हैं उसमें ये भी मान लिया जाएगा वो पे कर चुके हैं। जो भी हमने क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 में ऐड किए हैं जो एडिशनल, लाइक हमने सप्लायर रिसिपिएंट ने पे कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, ये भी माना जाएगा कि रिसिपिएंट ने पे कर चुका है उस सप्लायर को। सेकंड सब रूल, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर टू इन सब रूल 1 शैल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द मंथ इन विच डिटेल्स आर फर्निश्ड। जो उसे आईटीसी रिवर्स करना होगा वो उसकी आउटपुट लायबिलिटी बन जाएगा और उसे अपनी जीएसटीआर प्रीव्यू में दिखाना पड़ेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 फॉर द पीरियड starting from the date of availing credit of such supply till the date when the amount added to the output tax liability। means उसे इंटरेस्ट पे करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग आईटीसी टिल द डेट ऑफ पेमेंट इन जीएसटी और पीबी। द टाइम लिमिट इन सब रूल 4 ऑफ सेक्शन 16 shall not apply to claim for the availing any credit in accordance with the provision of the act or provision of this chapter that has been reversed earlier। means जो क्रेडिट हमने विद इन 180 डेज में किस सप्लायर को पेमेंट नहीं किया था और उसको हमने रीअवेल कर लिया है, तो हमारा जो रीअवेलमेंट पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो 180 डेज का टाइम लिमिट है वो रीअवेलमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। उसे हम कभी भी रीअवेल कर सकते हैं जो कि हमने अर्लियर रिवर्स किया था। नाउ वी हैव कवर्ड सेक्शन 16 and rule 36, rule 37। section 16 for the availment of credit। सेक्शन 16 कहता है हमें आईटीसी हमें लेना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। उसमें हमें 4 कंडीशन, मेनली हमारी 4 कंडीशन होगी। इनवॉइस होना चाहिए, उसके बाद सबसे पहले हमारा इनवॉइस होना चाहिए, उसके बाद हमने गुड्स और सर्विस की रिसीव होनी चाहिए, गुड्स और सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए, पेमेंट हो जानी चाहिए और हमारा रिटर्न फाइल होनी चाहिए। उसके बाद हमारा सेक्शन कहता है कि अगर हमारे गुड्स जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आ रहे हैं तो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हमें आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर हमने विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया सप्लायर को तो हमें अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा सिर्फ फॉरवर्ड के केस में। फिर हमारा थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि आप आईटीसी ले सकते हो ऑन द बेसिस जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे सप्लायर को। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि आपको कैपिटल गुड्स का जो टैक्सेस होंगे या तो आप उसे एज टैक्स क्लेम कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, या फिर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो विद नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। फोर्थ सबसेक्शन कहता है कि आप उसको जो आपके इन्वॉइसेस हैं या डेबिट नोट है उसका आईटीसी आप जिस ईयर के इन्वॉइसेस या डेबिट नोट है उस ईयर की एनुअल रिटर्न या फिर उसके सब्सिक्वेंट ईयर के सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट तक आप अवेल कर सकते हो। अब रूल 36 कहता है कि हमें क्रेडिट किन किन बेसिस पे मिल सकता है। हमारा क्रेडिट लेने के लिए इन्वॉइसेस होना चाहिए या फिर हमारा आरसीएम का इन्वॉइस होना चाहिए जो कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से इन्वॉइसिंग हमने गुड्स या सर्विसेज लिए हैं, या फिर हमारा डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी का इन्वॉइस और उसका क्रेडिट नोट। सब रूल 2 क्या कहता है, अगर आपके पास इन्वॉइसिंग से रिलेटेड इन्वॉइसेस की सब चीज़ें मेंशन नहीं है जो कि होनी चाहिए तो भी आप क्रेडिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड उसके ऊपर 6 चीज़ें होनी चाहिए। जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, जीएसटीएन ऑफ रिसिपिएंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस और गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स कॉम्पोनेंट एंड इन प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। और सब रूल 3 कहता है हमारा अगर हमने किसी डिमांड के अगेंस्ट पेमेंट किया है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सब रूल 4 कहता है हमें 10% और एक्सेस आईटीसी मिल जाएगा फॉर दोज इनवॉइसेस विच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर येट। रूल 37 कहता है नॉन पेमेंट के केस में अगर हमने नॉन पेमेंट की है तो हमें नॉन पेमेंट के केस में
उससे जो भी हमने 180 डेज में पेमेंट नहीं की वो हमारी एज आउटपुट लाइबिलिटी बन जाएगी और हमें पे करना पड़ेगा। और शेड्यूल 1 की जो भी सप्लाईज होती हैं वो हमारी नॉन कंसिडरेशन होती है, वो ये माना जाएगा कि हमने अपने सप्लायर को पे कर दिए हैं। और क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 में भी मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज कि हमने पेमेंट कर दी है अपने सप्लायर को। हमारा सब रूल 2 कहता है वो हम जो भी हमने विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं की है वो हमारी आउटपुट लाइबिलिटी ट्रीट होगी। और इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कब तक, जब से हमने आईटीसी अवेल किया टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी। क्लॉज 4 कहता है जो भी हमारा टाइम लिमिट है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में विद इन 180 डेज जो भी हमने रिवर्सल किया था और आईटीसी अवेलमेंट की जो कंडीशन है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की हमारी जो कंडीशंस हैं हम कि हमें आईटीसी और डेबिट नोट की डेट के विद इन एनुअल रिटर्न की डेट और नेक्स्ट ईयर के जो सितंबर की रिटर्न होगी उसके तक आईटीसी ले सकते हैं, वो आईटीसी की लिमिट हमारे री अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट पे एप्लीकेबल नहीं होती। Guys, if you like my video, then please subscribe the channel and comment on this video and also like the same. Thank you.